स्टूडेंट, फिर से आप लोगों को एक नई क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान की, यानी विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स, इससे पिछले जो बोर्ड एग्ज़ाम की ये क्वेश्चंस पेपर है, यानी आपके 2021 के क्वेश्चंस पेपर है। स्टूडेंट, इसको देखिए कि आप लोग कितना हल कर पाते हैं, और उसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट यानी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें कितना आप लोग क्वेश्चंस को हल करते हैं और कितना नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट देखिए, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है। कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हाउ मेनी लॉज आर देयर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। कितने? 2। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा कि अवतल लेंस का आवर्धन आपका V/U होता है। कितना? V/U होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो स्टूडेंट दर्पण का सूत्र यानी इसका दर्पण का सूत्र होता है 1/V + 1/U = 1/F होता है। तो ये आपका दर्पण का सूत्र यानी थर्ड नंबर हो गया। तो स्टूडेंट इसको बनाते रहिए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का परावर्तन की, प्रकाश का अपवर्तन की, प्रकाश का विक्षेपण की, प्रकाश का परिकिरण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्ण को। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ही है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो कौन सा लेंस है कि अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो स्टूडेंट जो आप लोगों का अवतल लेंस जो होता है उसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका कैसा बनता है, क्लापनिक बनता है। यानी क्लापनिक का मतलब होता है सीधा प्रतिबिंब बनता है, आपका आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम यानी प्रकाश कितने प्रकार के दिए जाते हैं, तो 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। डायनेमो, देखिए डायनेमो परिवर्तित करता है, यानी डायनेमो कैसे परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो देखिए जो डायनेमो होता है ना वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो स्टूडेंट अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस, यानी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस है 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो निम्न में कौन सा पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो कांच बने जो शीशा होता है उसका तो प्रयुक्त होगा ही होगा, जल का भी होता है। उसके बाद पीतल का, यानी पीतल का जो है प्रयोग लेंस में नहीं किया जा सकता है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है, नियम के लिए सही है। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन का नियम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने? 2। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। तो कौन सी भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो उसे रेटिना बोलते हैं। किसको? रेटिना को। तो स्टूडेंट आप देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, यानी आपका 12 नंबर क्वेश्चन अब बोल रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, इसको म्यू बोलते हैं। तो म्यू का स्टूडेंट मान होता है sin I/sin R। sin R/I नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये म्यू का जो मान होता है यानी अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है। तो वो गोलीय दर्पण कैसा है, तो देखिए वो +20 cm बोल रहा है। तो क्या होगी इसका उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है।
कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। यानी तालाब तो बहुत ज़्यादा गहरा होता है लेकिन उसमें जो जल होते हैं वो लगता है कि तालाब नीचे ही है, आप यानी अपना परछाई दिख जाता है। तो क्या होता है ये कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, तो अपवर्तन का कारण, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वो कम दिखाई देता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा क्या होती है, वो ऋणात्मक भी होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने ही है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा उसकी वक्रता त्रिज्या r, तो निम्नांकित के में संबंध कौन सा सही है। तो स्टूडेंट देखिए f बराबर r/2 होता है। क्या होता है, f बराबर r/2। तो यहाँ पर देखिए 2f बराबर r, तो ये कौन सा सही है, b। क्या, b सही है। तो स्टूडेंट देखिए अब बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो देखिए डायरिया, मलेरिया तो आप जानते हैं कि मधुमेह यानी शुगर का रोग तो श्वसन तो है नहीं, यानी निमोनिया में खांसी और ये बुखार उखार आ जाते हैं उसको निमोनिया बोलते हैं। तो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा निमोनिया होता है। उसके बाद देखिए एंड्रोजोन है। एंड्रोजोन क्या है, एंड्रोजोन एक हार्मोन्स होता है जो ओनली नर में होता है। किसमें, नर में, यानी मर्दों में एंड्रोजोन एक हार्मोन होता है जो ओनली नर में होता है। अब देखिए उसके बाद रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो आप स्टूडेंट अगर नहीं जानते होगे तो आप एड्रेनल या थाइमस पर लगा देंगे। क्या हो जाएगा इसका, रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये थायराइड के द्वारा, किसके द्वारा, थायराइड के द्वारा ये नियंत्रित होता है। यानी ब्लड प्रेशर यानी बीपी किसके द्वारा नियंत्रित, थायराइड के द्वारा होता है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है, तो आपके सामने दिया हुआ है पपीता। तो स्टूडेंट पपीता होगा, क्या होगा, पपीता हो जाएगा। तो पादप का मतलब वही ना होता है, पपीता। उसके बाद देखें निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी औरत का भाग नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका जो होता है ओनली मर्द में मिलता है, औरत में नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए द्विखंडन होता है। द्विखंडन क्या होता है, द्विखंडन तो पैरामीशियम, लिस्मेनिया, अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन जो होता है ओनली किसमें होगा, ये तीनों में होगा, यानी पैरामीशियम में भी होगा, लिस्मेनिया में भी, अमीबा में भी होता है। द्विखंडन का मतलब होता है एक खंड से दूसरे खंड में, यानी उत्सर्जन करना, एक ही जैसे व्यक्ति क्या करना, अपने ही जैसे का जन्म देना। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, तो ब्रीसर से होता है कि अंडाशय से होता है कि किससे होता है, तो ये ओनली टेस्टोस्टेरोन जो स्रावित होता है यानी निकलता है वो किससे होता है, तो ब्रीसर से होता है। तो देखिए मानव मस्तिष्क का भाग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम यानी 2022। इसका मस्तिष्क का औसत भार क्या होगा, 1.4 kg, यानी जो अपने दिमाग जो होता है उसका कितने केजी का होता है, तो 1.5 kg से 100 ग्राम कम का होता है, यानी 1400 ग्राम का होता है। ऑप्शन देखिए इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक हीटर का बोल रहा है कि कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो होगा ये नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका, नाइक्रोम का। उसके बाद देखिए 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान स्टूडेंट ये आपका होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ये आपको दिखता होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 27 नंबर, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। तो किसकी इकाई है, किलोवाट प्रति घंटा। तो किलोवाट आपके प्रति घंटा जो है वो ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है, किसकी, तो ऊर्जा की इकाई होती है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। कौन से, ऊष्मीय सिद्धांत पर। अब देखिए वोल्टामीटर, कौन सा, वोल्टामीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा गया है, तो इसको जोड़ा गया है आपको वोल्टामीटर को दोनों समानांतर क्रम में, किसमें, समानांतर, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों दिया हुआ है, लेकिन ये इसको वोल्टामीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ है
यानी 30 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच कौन से विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो आमीटर का प्रयोग होता है। अब देखिए जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र। तो ये स्टूडेंट आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो पानी स्थिर रहती है, जब वो जैसे ही वहाँ से जल गिरेगा नीचे तो वहाँ से क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में। जब गतिज ऊर्जा में आएगा तो स्थितिज ऊर्जा से ही गतिज ऊर्जा में वो बदलता है, तो क्या होता है वहाँ पे? स्थितिज ऊर्जा होगा। तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो स्टूडेंट इसमें बता दें आप लोगों को, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। निष्क्रिय कि वो ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करता है। उसके बाद देखिए धातु की ऑक्साइड होते हैं, अधातु की ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे? तो स्टूडेंट आपको बता दें कि ये अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। उसके बाद देखिए कार्बन एक क्या है? कार्बन एक धातु है या अधातु? तो कार्बन एक अधातु है। क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है। और देखिए स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसके लिए? CH4। क्या होगा? CH4 इज क्या हो जाएगा? अंडर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है C6H6। तो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट भी नाम होता है, वो आगे पढ़ेंगे इसी में ही। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इसमें दे रहा है 37 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, यानी इनर्ट गैस। तो अक्रिय गैस इसमें कौन है? तो इसको बोलते हैं हम लोग हीलियम। अब देखिए इनमें से बोला निम्न में कौन उपधातु है? कौन सा उपधातु है? तो स्टूडेंट ये आप लोग के लिए देखिए CuSbNiFe। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? Cu हो जाएगा, कॉपर। पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन कैसे कैसे होता है? तो जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी, तना से भी, यानी इनमें से सभी का होता है। तो स्टूडेंट अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन स्वपोषी है? यानी स्वपोषी का मतलब होता है अपने आप खाना बनाता है और खाता है। तो कौन सा होगा? हरे पौधे, यानी ये अपने आप से खाना बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। और न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द जो है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये आप लोग को बता दें हम रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसमें? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। पहले बार न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग उन्होंने ही इसका प्रयोग किया था। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। किसके? तो स्टूडेंट आपको बता दें हम कि ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। अब देखिए द प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके? रॉबर्ट हुक के द्वारा इन्होंने द माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी थी। अब स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतक विज्ञान। कौन सा? ऊतक विज्ञान कहलाता है। तो स्टूडेंट देखिए उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी 45 के मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? तो पेरिकार्डियम के फ्लोएम की जाइलम की आपका प्लाज्मा से। तो स्टूडेंट आपको बता दें पेरिकार्डियम से। किससे? पेरिकार्डियम से। बीजांड की ओर, यानी बीज की ओर, बीज की अंड की ओर पराग नालिका के वृद्धि का कारण होता है। तो पराग नालिका के वृद्धि का कारण कौन होता है? बीजांड की ओर। तो हाइड्रोट्रांजमे होता है बीजांड की ओर। तो अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो यानी पूरी क्लास के आपके। तो स्टूडेंट देखिए ये आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो श्वेत रक्त की कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है
2 से 3 महीना। अब देखिए 2 से 3 महीना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, यानी पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो ये आप लोग की क्वेश्चन होगा यकृत, किससे, तो लीवर में होता है पीत रस। अब देखिए निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो इसमें देखिए मैथिल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, इसमें हल्दी ही एक ऐसा वस्तु है जो प्राकृतिक सूचक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि OH अब क्रियाशील मूलक वाले यौगिक का क्या नाम है। तो OH क्रियाशील वाले मूलक वाले यौगिक का नाम अल्कोहल है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ क्या अपक्रिया करके देता है, तो स्टूडेंट आपके लिए एथीन, क्या होगा, एथीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन और परमाणुओं की संख्या कितने होती है। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 3 होती है। कितनी, 3। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, तो ये आपका सिर्फ पारा है। ये कैल्शियम, लिथियम, सोडियम थोड़ा भी अगर गर्मी मिल जाएगा तो इनमें आग लग जाता है। इसी वजह से ये इसको क्या रखा है, कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो देखिए सरलतम हाइड्रोकार्बन किसका है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन CH4, यानी ये मीथेन का होता है। मेथित, प्रोब्यूटेंट, हेक्सेप्ट इसमें होता है, यानी मीथेन का होता है। और उसके बाद देखिए निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है स्टूडेंट, SO2, P2O2, उसके बाद NO2, Na2O, तो SO2 हो जाएगा। ठीक है। अब बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा किसका मिश्रण होता है, तो किसका मिश्रण होगा, तो यहाँ पर सिर्फ टार्टरिक अम्ल का, यानी NaCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो एक घोल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का pH क्या हो सकता है। तो देखिए pH वैल्यू का होता है, घोल अम्ल के लिए क्या करते हैं, 7 से जो नीचे होता है उसे अम्ल कहते हैं, 7 से ऊपर जो होता है वो क्षार होता है, जो 7 होता है उदासीन होता है। ठीक है। तो देखिए जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी 7 से नीचे है तो क्या है, वो 2 है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेंजीन का अणु सूत्र क्या है। बेंजीन किसको बोला जाता है, तो बेंजीन का अणु सूत्र स्टूडेंट C6H6। आपको बताया था मैंने कि C6H6 कौन होगा, फिर से देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6, वैसे ही बेंजीन C6H6 को ही बेंजीन का अणु सूत्र है, यही है बेंजीन का अणु सूत्र। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलीन एल्कोहल का IUPAC नेम, यानी IUPAC नेम क्या है। तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम एथनॉल होता है। क्या होता है, एथनॉल। अब देखिए CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, तो CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, तो स्टूडेंट ये एल्केन का होता है। किसका, एल्केन का होता है। अब देखिए लोहे की परमाणु संख्या कितनी है, तो लोहे की परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 26। कितना, 26। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा अन्य तत्व होते हैं। तो स्टेनलेस और स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा इसमें निकेल एवं क्रोमियम भी होते हैं। अच्छा देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल है। पीतल एक धातु होता है, क्या धातु होता है, कि मिश्र धातु होता है, कि उपधातु होता है। तो पीतल एक क्या होता है, मिश्र धातु। एलो मेटल होता है, यानी मिश्र होता है, एलो। उसके बाद देखिए निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। अब देखिए H2SO4 यानी हाइड्रोसल्फाइड अम्ल, हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये आपका 64 का
बी होगा, 64 का बी आंसर होगा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो ये स्टूडेंट आपके लिए होगा कौन से जीव है जो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो स्टूडेंट यहाँ पे मधुमेह, एनीमिया, डायरिया, ये कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन में पीलिया भी, देखिए हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। एनीमिया रोग होता है एक, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो एनीमिया रोग हो जाएगा जी। मनुष्य के आहार नाल में कौन में अवशेषी अंग? मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग, तो कौन सा अवशेषी? कोलन है कि अपेंडिक्स है कि सीकम है कि रेक्टम है? तो कौन सा है? तो कोलन। कोलन है जो अवशेषी अंग है। अब देखिए निम्न में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कि प्रोटीन का पाचन, कि इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग? तो स्टूडेंट ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका प्रोटीन। कौन सा? प्रोटीन। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो ऑक्सीजन का वाहक स्टूडेंट यहाँ पे आरबीसी, रेड ब्लड होता है। कौन सा? रेड ब्लड होता है। उसके बाद देखिए रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन जो होता है वो नियंत्रित करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कौन सा होता है? तो -1/6 × 10⁻19 कूलाम्ब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। स्टूडेंट उसके बाद खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो खिलौने में स्टूडेंट आपको बता दें हम कि खिलौने में सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। किसका? सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। निम्न में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो निम्न में विस्थापन अभिक्रिया किससे होता है? तो विस्थापन अभिक्रिया ये आपका है FeCuSO4। देखिए इसके साथ जो बना रहता है इसके साथ अगर आ जाएगा फर्स्ट इसमें, उसके बाद एक इधर बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका C, यानी Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu हो जाएगा।